हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंटू जी की ट्रिक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी डेली ज्योग्राफी की क्लास के अंतर्गत हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं। उससे पहले हमने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ लिया था और राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य वो पूरी चर्चा कर ली। अभी तक अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे तो पहले पीछे के वीडियो देखो प्लेलिस्ट में जाकर। और हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का यानी किसने सर्वप्रथम विभाजन किया, उन्होंने कितने प्रकार में किया, फिर किसने किया यानी विश्व स्वराज ने कितना किया, फिर वर्तमान समय में जो स्वरूप है चार भागों में जो वर्तमान स्वरूप है उसका विभाजन अपने हरिमोहन सक्सेना ने किया था। उसका विस्तार के बारे में भौतिक प्रदेश के विभाजन के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था हाड़ौती का पठार। उन्होंने चार भागों में बांटा था जिसमें हम पहले हाड़ौती के पठार पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो हमारी हाड़ौती के पठार की मैंने आपको उत्पत्ति बता दिया था। हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति कैसी हुई, कौन सी किस काल में हुई, किस चट्टानों से हुई। ठीक है, और साथ में मैंने आपको बता भी दिया था कि इसमें कितना क्षेत्रफल है, कितनी जनसंख्या निवास करती है और जनगणना की दृष्टि से कौन सा हाड़ौती का पठार का कौन सा स्थान आ जाता है और इसकी अक्षांशीय स्थिति कहाँ से लेकर कहाँ तक है, देशांतरीय स्थिति हाड़ौती के पठार की कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरी मैं चर्चा पीछे वाली क्लास में कर चुका हूँ। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो पहले पीछे की क्लास देखो जिससे आपके आगे के कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। ठीक है, तो फिर कल हमने राजस्थान यानी हाड़ौती के पठार की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको हाड़ौती के पठार की सबसे पहले विशेषता बताई थी कि हाड़ौती के पठार है वो मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। दूसरा, हाड़ौती के पठार संक्रांति क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसके अंतर्गत महान सीमा बनंस है अर्थात ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है। अर्थात ये फिर यानी ये हाड़ौती के पठार में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है। फिर बात करें कि ये कहाँ तक है तो बूंदी से सवाईमाधोपुर के मध्य महान सीमा बनंस घाटी का विस्तार है। अब बात करें कि हाड़ौती पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, किस से उनकी उत्पत्ति हुई है, यानी चट्टान की किस कारण से उत्पत्ति हुई है, हाड़ौती पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती है। तो मैंने आपको कल पूरा समझा दिया कि हाड़ौती पठार की चट्टानों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया की दरारी उद्गार से हुई थी जो कि लावा के जमाव से हुआ था। ये मैंने आपको कल बता दिया था, पूरा समझा दिया था। अगर इसमें हाड़ौती पठार में मैंने जिले भी बता दिए थे आपको, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आ जाते हैं। और अगर अब चर्चा करें कि हम किस टॉपिक पर थे तो हमने काली मृदा यानी मिट्टी हाड़ौती पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है यानी मृदा, तो वो काली मृदा मैंने बता दी थी, जो कपासी मृदा भी कह सकते हैं उसे, जो कि कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, इसकी जल धारण क्षमता भी सर्वाधिक होती है। ये बात मैंने आपको कल बता चुका था। हमारी अगली विशेषता थी हाड़ौती पठार की मानसून, यानी हाड़ौती पठार में कौन सा मानसून आता है, किस ऋतु में होता है, बारिश किस ऋतु में होती है। तो हम बात कर रहे थे मानसून की। तो मैंने कल मानसून वाली विशेषता में आपको बताया था कि राजस्थान की हाड़ौती पठार में दक्षिण पश्चिम मानसून यानी एक ही मानसून से बारिश होती है, जो कि दो शाखाओं में बटा, एक तो अरब सागरी शाखा और एक बंगाल की खाड़ी शाखा। तो राजस्थान में अगर देखें तो 10% बारिश ही अरब सागरी शाखा से होता है, क्योंकि अरब सागरी शाखा मानसून है वो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान में, उसके समांतर निकल जाता है जिससे राजस्थान में बारिश नहीं कर पाता है। अर्थात ओनली सिर्फ यानी प्रवेश करता है बांसवाड़ा की साइड में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इस साइड में थोड़ी बारिश करता है, यानी 10% अरब सागर से पूरे राजस्थान में बारिश होती है। और बात करें बंगाल की खाड़ी शाखा से तो राजस्थान में हम बंगाल की खाड़ी की शाखा से बात करें तो अधिकांश वर्षा यानी 90% बारिश बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, जो कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा में भी झालावाड़ में सर्वाधिक बारिश करती है। बांसवाड़ा में अरब सागरी शाखा से बारिश होती है और बांसवाड़ा में अरब सागरी शाखा से और झालावाड़ से बंगाल की खाड़ी शाखा से सर्वाधिक बारिश होती है। इस बात की हम चर्चा कर चुके थे। अब बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक बारिश अगर आपसे विभाजन में पूछा जाए कि सर्वाधिक बारिश पूर्वी मैदानी प्रदेश में होती है या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में या उत्तरी वाली घग्गर प्रदेश में होती है या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में होती है, तो हम बात करते हैं कि सर्वाधिक बारिश होती है वो राजस्थान के हाड़ौती के पठार में होती है। आप याद रखना, क्योंकि राजस्थान के हाड़ौती के पठार में सर्वाधिक आर्द्रता पाई जाती है, नमी के कारण बारिश अधिक होगी।
क्योंकि राजस्थान की अधिकांश वर्षा भी बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, जिससे राजस्थान में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। तो राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की शाखा प्रवेश भी दक्षिण पश्चिम से ही राजस्थान में बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है, जिससे सर्वाधिक बारिश भी वो उस एरिया में ही करता है। तो अब बात करते हैं, मैंने आपको कल एक बार दोबारा मैप से समझा देता हूँ। ये मानो कि अपने राजस्थान का मैप हो गया। तो बात कर रहा था मैं, ये तो अरब सागर से आने वाली अरब सागरीय शाखा, ये अरावली का विस्तार हो गया। ये अरावली का विस्तार हो गया। अब अरब सागरीय शाखा को टकराने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, जिससे वो अरावली पर्वतमाला के समानांतर ही निकल जाता है, जिससे वो राजस्थान में बारिश नहीं कर पाता। ओनली यहाँ थोड़ी बारिश बांसवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे टकराकर राजस्थान में निम्नतम बारिश बांसवाड़ा में करता है, नहीं जो कि 10% हो गई। बात करते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा। तो बंगाल की खाड़ी शाखा इधर राजस्थान के दक्षिण पूर्व से राजस्थान में प्रवेश करती है बंगाल की खाड़ी। ये दक्षिण पूर्व, उत्तर और पश्चिम, आपको ये तो मालूम है। बंगाल की खाड़ी शाखा इस एरिया से राजस्थान में बंगाल की खाड़ी शाखा यानी प्रवेश करती है, जो अरावली से टकराकर राजस्थान में सर्वाधिक नमी दर्शाती है, जिससे बंगाल की खाड़ी से अधिकांश राजस्थान में बारिश होती है। पश्चिमी राजस्थान में कम बारिश होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से पूरे राजस्थान में बारिश होती है। बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में बारिश हो गई। अब बात करें कि राजस्थान में जो बारिश होती है उसका टोटल का 10% तो अरब सागर से और 90% बंगाल की खाड़ी से। और अगर सर्वाधिक बारिश की बात करें तो झालावाड़ में, और अरब सागरी से बात करें तो बांसवाड़ा में आ जाती है। ठीक है, अब बात करें कि सर्वाधिक बारिश राजस्थान के किस प्रदेश में होती है, यानी हाड़ौती के पठार में आती है सर्वाधिक, या पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में होती है, या फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश में होती है, या फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश में, किस क्षेत्र में बारिश सर्वाधिक होती है। तो अगर राजस्थान की हम चर्चा कर रहे हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक बारिश, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक बारिश होगी वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में होगी, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी शाखा है वो राजस्थान के इस पठार से प्रवेश करती है, और इसमें सर्वाधिक नमी यानी आर्द्रता की मात्रा भी हाड़ौती के पठार में ही सर्वाधिक होगी। अब बात करें कि यानी बंगाल की खाड़ी से मैंने आपको बता दी। अगर राजस्थान में आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार की मानसून है, तो राजस्थान में ओनली दक्षिण पश्चिम मानसूनी से ही बारिश होती है, जो कि 2 शाखाओं में बटा है। दक्षिण यानी एक तो अरब सागरी शाखा होगी, एक बंगाल की खाड़ी शाखा होगी। अब बात करें कि राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो राजस्थान में अगर जलवायु की बात करें तो वो जलवायु भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। जैसे अगर हम विशेषता हाड़ौती के पठार की पढ़ रहे हैं, तो अगर हाड़ौती के पठार में आपसे पूछी जाएगी जलवायु, तो जलवायु राजस्थान के हाड़ौती के पठार में वो पाई जाती है। हाड़ौती के पठार में अति आर्द्र जलवायु, क्योंकि राजस्थान में इस एरिया में आर्द्रता की मात्रा अधिक है, तो अधिक आर्द्रता है जिससे अधिक बारिश होगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपने, अगर पूछा जाए कि हाड़ौती के पठार में कौन सी नदी बहती है, यानी हाड़ौती के पठार में कितनी नदियाँ बहती हैं, टोटल नदियों की बात हम करते हैं, तो हाड़ौती के पठार में जो एमपी से यानी चंबल नदी निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करते कोटा बूंदी, इधर से सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से बहती हुई यमुना नदी में निकल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि राजस्थान में हाड़ौती के पठार में जो मैंने आपको नदी बताई है चंबल नदी होगी। और अगर पूछा जाए कि किस प्रदेश में सर्वाधिक नदियां हैं, ये प्रश्न भी बन सकता है कि चारों भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक नदियां किस प्रदेश में पाई जाती है, तो वो भी हाड़ौती का पठार आ जाता है। और अगर और विशेषता है इस प्रदेश की हम देखें कि अगर इससे साथ ही आपसे एक प्रश्न यानी उल्टा भी पूछा जा सकता है, यह तो सर्वाधिक होगी, सर्वाधिक नदियां किस भौतिक प्रदेश में, तो वो हाड़ौती के पठार हो जाता है। अगर न्यूनतम पूछे तो
कि न्यूनतम किस भौतिक प्रदेश में यानी किस भौतिक प्रदेश में यानी न्यूनतम नदियाँ प्रवाहित होती है, तो वो अपना कौन सा प्रदेश आ जाता है? न्यूनतम पूछा जाए तो अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ जाता है। अगर संभाग की चर्चा करें कि सर्वाधिक नदियाँ किस संभाग में है, तो वो कोटा संभाग आ जाता है। अगर न्यूनतम संभाग में पूछा जाए कि न्यूनतम किस संभाग में नदियाँ प्रवाहित होती, तो बीकानेर संभाग हो जाता है, क्योंकि बीकानेर संभाग कोटा, गंगानगर, हनुमानगढ़ आ जाता है, बीकानेर आ जाता है और चूरू, ये 4 डिस्ट्रिक्ट अपने बीकानेर संभाग में आते हैं। तो बीकानेर संभाग में ओनली एक घग्गर नदी प्रवाहित होती है, जो गंगानगर हनुमानगढ़ से बहती हुई घग्गर नदी। अगर एक संभाग से और प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा संभाग है, ऐसा कौन सा संभाग है कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें कोई भी नदी या किसी भी नदी का उद्गम स्थल नहीं है। ये प्रश्न भी आपसे बन सकता है, किस नदी, ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें कोई भी नदी या किसी भी प्रकार की नदी का उद्गम नहीं होता है, तो वो बीकानेर संभाग आ जाता है। एक बात इससे रिलेटेड एक तथ्य और है कि 2 जिले राजस्थान के ऐसे हैं, ये 2 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जिसमें नहीं तो नदी का उद्गम होता है और नहीं उसमें प्रवाहित होती है। तो यानी प्रश्न बनेगी ऐसे कौन से जिले हैं जिसमें कोई भी नदी नहीं बहती है, यानी कोई भी नदी का उद्गम स्थल नहीं है, तो वो आ जाते हैं चूरू और बीकानेर। ठीक है, ये बात भी होगी। अगर आप बात करें कि कोटा संभाग की, हमने हाड़ौती पठार की चर्चा कर रहे थे, ये तो मैं आपसे रिलेटेड तथ्य थे तो वो बता दी। अब बात करते हैं हाड़ौती के पठार। हाड़ौती की पठार की यानी सर्वाधिक नदी हो जाती हैं और मुख्य नदी चंबल नदी आ जाती है और इसकी सहायक नदियाँ आ जाती है। अब बात करें कि कोटा संभाग की सर्वाधिक नदियाँ होने के कारण, राजस्थान के इस भूभाग में सर्वाधिक नदियाँ होने के कारण इसमें जल अपर्दन यानी जल कटाव की समस्या भी सर्वाधिक है, क्योंकि कोई नदी किधर से आगे मिलती है तो कटाव यानी भूमि का कटाव भी सर्वाधिक इसी क्षेत्र में जलीय कटाव यानी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछे वायु का अपर्दन, इससे रिलेटेड यानी कटाव से संबंधित अगर वायु का आ जाए कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में हवा का यानी वायु का अपर्दन सर्वाधिक होता है, तो वो प्रदेश आ जाता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। आपको पता है लगभग राजस्थान पश्चिमी मरुस्थल में सर्वाधिक आंधियाँ वगैरह चलती है, यानी हवाएं लगभग ही चलती रहती है पूरे। अगर हर प्रत्येक जिले की अलग अलग बात करें तो गंगानगर में सर्वाधिक आंधियाँ चलती है, 29 डेज यानी 29 डेज गंगानगर में आंधियाँ चलती है। ठीक है, न्यूनतम आंधी की बात करें तो वो झालावाड़ में चलती है। ठीक है, इस प्रकार हमने प्रश्न देख रहे थे। अब अगर आगे का प्रश्न हम बात करेंगे, आगे क्या प्रश्न बन सकता है, तो मैंने आपको वायु अपर्दन बता दिया और जल अपर्दन बता दिया। जो कि जल अपर्दन पूछा जाए तो कोटा संभाग आ जाता है और वायु अपर्दन पूछा जाए तो अपना कौन सा प्रदेश आ जाता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब बात करें कि राजस्थान में एक अस्पष्ट अधर प्रवाह तंत्र पाया जाता है। अस्पष्ट अधर प्रवाह तंत्र से क्या तात्पर्य है? अस्पष्ट अधर यानी राजस्थान में अस्पष्ट अधर प्रवाह तंत्र। हम अपवाह तंत्र के अंतर्गत इस तथ्य को पढ़ेंगे कि राजस्थान में 3 प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। अरब सागर के अपवाह तंत्र में वो नदियाँ शामिल होती है जो राजस्थान से नदियाँ निकलकर या राजस्थान में बहकर वो नदियाँ अरब सागर में गिर जाती है अपना सीधा जल। और अगर राजस्थान से जो नदियाँ बहकर बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल ले जाती है उसे बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र है। और जो आंतरिक यानी ये घग्गर नदी आंतरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि ये कालका हिमाचल प्रदेश से उद्गम होकर कालका हिमाचल प्रदेश से बहती हुई राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है और यही राजस्थान के अंदर ही विलुप्त हो जाती है। यानी कि ना तो राजस्थान के बाहर नहीं निकल जाती, दूसरे राज्यों में नहीं जाती है। ये राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। जैसे कांतली नदी आ जाती है, कांकने नदी जैसलमेर आ जाती है, कांतली नदी सीकर जोनने वाली आ जाती है। इस प्रकार वो नदियाँ होगी अधर स्पष्ट यानी कौन सा, आंतरिक अपवाह तंत्र की ये नदियाँ हो गई। अब बात करें नेक्स्ट की हाड़ौती पठार की नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो अपने हाड़ौती के पठार में 12 जिले के अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ 3 जिले आ जाते हैं। तो यानी कि 12 जिले में हम जनजातियों की बात करें यानी हाड़ौती के पठार में तो 12 जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है।
शहरी जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल कर कृषि करती है, जिसे हम जूमिंग कृषि भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम वात्रा कृषि भी मिलता है, स्लेश बरन भी मिलता है। इस प्रकार हमने हाड़ौती के पठार की विशेषता देखी। अब इनको थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं, फिर नेक्स्ट और क्या क्या विशेषता बच जाती है वो लिखते हैं, लिखेंगे। यानी वात्रा कृषि भी, स्लेश एंड बरन भी इस कृषि को ही कहते हैं, स्थानांतरित कृषि को ही। अब बात करते हैं हम थोड़ा नोट्स लिखने की। आप भी मेरे साथ साथ में लिख सकते हो, और अगर आपको किसी न्यूज़ अपडेट और चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको हर अपडेट मिल सके कौन सी क्लास कब होती है। अब हम आज का अपना सेशन थोड़ा लिख कर स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना टॉपिक छोड़ा था अरब सागरीय शाखा के अंतर्गत कि राजस्थान में 10% अरब सागरीय शाखा और से बारिश होती है और बंगाल की खाड़ी से। तो अब बात कर लेते हैं, इस मैप से हम पूरी लिखने की कोशिश करेंगे जो जो बात मैंने आपको भी समझाई है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस प्रदेश में होती है, तो वो हाड़ौती का पठार आ जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, अगर सर्वाधिक वर्षा पूछी जाए आपसे, सर्वाधिक वर्षा, तो राजस्थान में वो पूछी जाए तो वो हाड़ौती का पठार आ जाती है। सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में तो आ जाता है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश भी आ जाता है। मैंने आपको वर्षा के साथ में बताया था कि आर्द्रता भी इसी प्रदेश में सर्वाधिक होती है। आर्द्रता सबसे अधिक वो भी हाड़ौती का पठार में आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इस मैप से कि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है और न्यूनतम बारिश से अरब सागरीय शाखा से होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वो आ जाती है बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से। अब बात करें राजस्थान में एकमात्र मानसून कौन सा है, राजस्थान का एकमात्र मानसून राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून, मैंने आपको बताया था दक्षिण पश्चिम मानसून एकमात्र मानसून राजस्थान का वो आ जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो कि ग्रीष्म ऋतु में। अब बात करें राजस्थान में किस प्रकार की, मैंने आपको जलवायु बताई थी। जलवायु की बात करें हम, जलवायु राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु की बात करें राजस्थान में मैंने आपको अति आर्द्र जलवायु बताई थी। यानी हाड़ौती के पठार की विशेषता बात करें तो हाड़ौती के पठार की विशेषता चल रही है सब। यानी जलवायु किस प्रकार की, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है हाड़ौती के पठार में, अति आर्द्र जलवायु। अब बात करेंगे इसकी मुख्य नदी कौन सी, हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी की बात करें तो वो चंबल और उसकी सहायक नदी आ जाती है। तो हम चंबल नदी मुख्य नदी लिख लेते हैं। अगर बात पूछेगी हाड़ौती के पठार में या प्रश्न बनेगी आपसे सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो वो भी हाड़ौती का पठार आ जाता है। सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश हाड़ौती का पठार आ जाता है। ठीक है, अब बात करें इसी के रिलेटेड कि किस संभाग में, अगर संभाग से आपसे कोई प्रश्न बन सकता है तो वो बन सकता है कि किस संभाग में सर्वाधिक नदियां, तो कोटा संभाग में। तो पॉइंट सीधा लिख लो, कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां। ठीक है, अब बात करें अपना नेक्स्ट पॉइंट, कोटा संभाग में आपको जिले तो पता ही होगा, मैंने जिला दर्शन यानी जिला विस्तार बताया था। तो उसमें कोटा संभाग कौन कौन से संभाग थे, सबसे पहले कितने संभाग थे, किसने संभागीय व्यवस्था बंद की, किसने चालू की, वो पूरा पीछे पढ़ा चुका। अगर आप पीछे से मेरे साथ जुड़े हो तो आपको मालूम होगा कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आ जाते हैं।
12 झालावाड़। अब नेक्स्ट बात करें हम संभाग की होगी। अगर पूछा जाए इससे रिलेटेड कि न्यूनतम बारिश यानी न्यूनतम किस जिले में, ऐसी कौन सा ऐसा संभाग है जिसमें कोई भी नदी का उद्गम स्थल नहीं है, यानी किस, तो वो आ जाता है बीकानेर। ये नोट लगा कर लिख लो, बीकानेर संभाग में किसी भी नदी का उद्गम नहीं है, किसी भी नदी का उद्गम स्थल नहीं है। ठीक है, उद्गम स्थल नहीं बीकानेर संभाग में। ऊपर के राजस्थान के उत्तरी जिले 4 आ जाते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़। ये पीछे की मैं पूरी बता चुका हूँ, अगर आप पीछे की वीडियो देखते तो मुझे आज ये दोबारा बात नहीं बतानी पड़ती। गंगानगर, हनुमानगढ़। अगर आप पीछे की वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बताना कि हम पीछे की वीडियो आपके साथ में देख रहे हैं डेली। गंगानगर आ जाता है, हनुमानगढ़ आ जाता है, चूरू आ जाता है। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर 4 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं बीकानेर संभाग में। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम पॉइंट बनाकर कोई दूसरी बात लिखें तो मैंने आपको इसमें बताया था, इस मैप में मैंने आपको मैप के आधार पर ही मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। मैप नहीं दिख रहा क्या आपको? ये मैप मैंने बताया था ना आपको, इसके आधार पर मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। बात करते हैं फिर, अगर आपने नहीं लिखा तो एक बार लिख लो, मैप को उठा देता हूँ मैं। फिर बात करते हैं बीकानेर संभाग में कोई भी नदी का उद्गम नहीं होता है, वो संभाग लिखा दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं कि बीकानेर में 2 डिस्ट्रिक्ट बताया था आपको, बीकानेर व चूरू। इस तथ्य को भी नोट बना के लिख लो, बीकानेर व चूरू में कोई भी नदी नहीं बहती है। अब बात करें कि इस संभाग में ऐसा संभाग जिसमें जलीय प्रदूषण सर्वाधिक होता है, तो कोटा संभाग में जलीय प्रदूषण सर्वाधिक। कोटा संभाग में सर्वाधिक जलीय प्रदूषण। अगर वायु प्रदूषण पूछा जाए, ये भी नोट लगा, वायु प्रदूषण, तो आ जाता है वो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश आ जाता है। बात करें कि मैंने एक पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट करके बताया था कि राजस्थान में हाड़ौती के पठार में अस्पष्ट अधर पर्वत अंतर है, अस्पष्ट अधर पर्वत अंतर है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको 12 जिले से संबंधित तथ्य बताया था कि 12 जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है। सहरिया जनजाति, अगर सबसे अधिक पूछी जाए सहरिया जनजाति, तो वो हाड़ौती के पठार में 12 जिले में निवास कर जाती है, सहरिया जनजाति 12 जिले में। 12 जिले में 12 जिले में सहरिया जनजाति होगी। अगर इसकी बात करें ये किस प्रकार की कृषि करती है, तो कृषि की बात करें तो स्थानांतरित कृषि करती है। स्थानांतरित कृषि को ही झूमिंग कृषि बोलते हैं, इसका दूसरा नाम हो जाता है झूमिंग कृषि। एक नाम और देखने को मिलता है वात्रा कृषि, झूमिंग कृषि, ये सब सहरिया जनजाति करते हैं। ठीक है, ये घुमंतु प्रवृत्ति की होती है जो स्थान बदल कर कृषि करती रहती है। और ठीक है, अब मैंने इतने पॉइंट बता चुका था। यानी वात्रा कृषि को एक दूसरा नाम इसका देखने को मिलता है स्लेश एंड बर्न कृषि। स्लेश एंड ब्रेन
कृषि। ठीक है, फिर मैंने बताया इतनी बात तो हम समझ चुके थे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट विशेषता की हाड़ौती के पठार में और क्या क्या विशेषता आ जाती है। तो हाड़ौती के पठार की नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो हाड़ौती के पठार में यानी कि इसका अगर प्रमुख मेले की बात करें कि हाड़ौती पठार में कला संस्कृति के संबंध से क्या विशेषता मुख्य बनती है, तो हाड़ौती के पठार में सीताबाड़ी का मेला लगता है। और अगर हाड़ौती के पठार की हम फसलों के बारे में अध्ययन करें तो मैंने आपको बताया था कि हाड़ौती के पठार में काली मृदा या कपासी मृदा, रेगुन मृदा, कला या काली या कपासी मृदा पाई जाती है, जो कि गन्ना के लिए, सोयाबीन, धनिया के लिए सर्वाधिक उत्तम है। तो अगर देखें कि सर्वाधिक सोयाबीन, धनिया का उत्पादन कहाँ होता है, वो भी हाड़ौती के पठार में आता है। अगर बात करें सर्वाधिक संतरा तो वह झालावाड़ में उत्पन्न होती है सर्वाधिक, तो इसीलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि झालावाड़ में भवानी मंडी है सबसे बड़ी राजस्थान की संतरा उत्पादन में, तो इसीलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। अब बात करें अगर हाड़ौती के पठार की कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, कोटा को औद्योगिक नगरी भी कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत इंद्रप्रस्थ एक सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। और बात करें इसमें फसलें कौन कौन सी आ जाती है, तो तिलहन मैंने आपको बता दी। तिलहन के अंतर्गत तिलहन में खरीफ सर्वाधिक तिलहन फसलों का उत्पादन भी हाड़ौती के पठार में हो जाता है। तिलहन फसल में सोयाबीन आ जाती है, जिसकी बुआई उत्पादन भी सर्वाधिक हाड़ौती के पठार के 12 जिले में होता है। और बात करें हाड़ौती के पठार की विशेषताओं की, तो पहले इनको लिख लेते हैं, बाद में और विशेषताएं देखते हैं। सहरिया जनजाति होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेला, हाड़ौती के पठार में प्रमुख मेला। तो मैंने आपको बताया सीताबाड़ी का मेला 12 जिले में का मेला 12 जिले में लगता है। अब बात करें हाड़ौती के पठार की प्रमुख फसल कौन सी है। हाड़ौती पठार की प्रमुख फसलों की बात करें तो प्रमुख फसलों में गन्ना आ जाता है, संतरा आ जाती है, धनिया, और एक बताया था जीरा तो जोधपुर में होता है, सोयाबीन बताई थी, सोयाबीन। ठीक है, इस प्रकार ये फसलें होगी। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक संतरा का उत्पादन कहाँ होता है, तो सर्वाधिक संतरा का उत्पादन झालावाड़ में, इसीलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं, नागपुर। अब बात करें हम झालावाड़ का नागपुर फसल की चर्चा कर ली। अगर औद्योगिक क्षेत्र में यानी इकोनॉमिक रूप से देखें, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में औद्योगिक क्षेत्र में तो वो भी कोटा आ जाता है, क्योंकि कोटा में इंद्रप्रस्थ, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है वीडियो की प्री एग्जाम में, आता है कि इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र की जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, तो वो कोटा आ जाता है। अब हम अगर तिलहन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो वो भी हाड़ौती का पठार आ जाता है। तो हम तिलहन के उत्पादन की बात करें, सर्वाधिक तिलहन हाड़ौती के पठार में होता है। सर्वाधिक तिलहन उत्पादन हाड़ौती के पठार में। अब बात नेक्स्ट करें कि इसकी बुआई उत्पादन यानी हाड़ौती के पठार में होती है सर्वाधिक। अब बात करते हैं हम हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण की, हाड़ौती के पठार की वर्गीकरण की बात करते हैं। तो हमने हाड़ौती के पठार की विशेषताएं पढ़ ली। अब वर्गीकरण की बात करते हैं। वर्गीकरण बता देता हूँ मैं, आगे इसका विस्तार कल पढ़ेंगे। इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो हाड़ौती के पठार को 2 भागों में बांटा गया, विंध्यन कगार क्षेत्र और दक्कन का पठार। विंध्यन कगार क्षेत्र और दक्कन का पठार। अब बात करते हैं विंध्यन कगार क्षेत्र क्या होता है। दक्कन का पठार के क्षेत्र में कौन कौन सी पहाड़ियाँ ऊंचाई के आधार पर बांटा गया, तो इन विंध्यन कगार क्षेत्र को भी 3 भागों में बांटा गया है।
इन 3 भागों में देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन सी पहाड़ियाँ आती है। तो इसके अंतर्गत अर्धचंद्राकार पहाड़ी आ जाती है। और अगर दूसरी इसमें कौन सी पहाड़ियाँ आती है वो आ जाती है नदी निर्मित मैदान शामिल है इसमें, नदी निर्मित मैदान। बात करें तीसरा प्रकार की तो वो शाहबाद 12 में पड़ता है। शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र आ जाता है, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। इस प्रकार विंध्यन कगार क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया, अर्धचंद्राकार, नदी निर्मित और शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। अब बात करते हैं दक्षिण के पठार को किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। तो इसका वर्गीकरण भी 2 भागों में ऊंचाई के आधार पर किया गया। सबसे पहले आ जाता है झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार और डंगंगदर प्रदेश, डंगगदर प्रदेश। इस प्रकार हमने हाड़ौती पठार की उत्पत्ति से लेकर विस्तार, विशेषताएं और अब चौथा पॉइंट अपना वर्गीकरण आ जाता है। मैंने 4 पॉइंट बताए थे आपको, तो चौथा पॉइंट वर्गीकरण आ जाता है, उस पर अध्ययन कर रहे हैं फिलहाल। तो सबसे पहले विंध्यन कगार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है, इसका क्या अर्थ है, इसमें शामिल कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, इसको ऊंचाई के आधार पर किस आधार पर 3 भागों में बांटा गया, इसका अध्ययन करते हैं विंध्यन कगार क्षेत्र। तो आज हमने राजस्थान की जो हाड़ौती का पठार है उसकी विशेषताओं की चर्चा की। अब कल इसका पूरा वर्गीकरण देखेंगे, किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको आगे और डेली के जो वीडियो मिलते हैं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का सेशन आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।